हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर माइनर पेपर हिस्ट्री। इसमें आज के इस क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेकर आए। बाकी का जो यूनिट बच गया था उसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना था, तो वही हम इस क्लास में लेकर के आए हैं। ये वीडियो पार्ट 2 रहने वाला है आप सभी का। पार्ट 1 हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स आप नहीं देखे वो जा करके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, हिस्ट्री वाले में, बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। तो ये पार्ट 2 है। तो पिछले क्लास में हम काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं और इसमें जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो हम सुबह में एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे, जो कि बचा हुआ है और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा है कि प्रबोधन युग का मुख्य आधार क्या था। तो प्रबोधन युग का मुख्य आधार था आपका तर्क और बुद्धि, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि प्रबोधन युग मुख्यतः किस शताब्दी में विकसित हुआ। तो वो हुआ था 17 से 18वीं शताब्दी। अगला सवाल है फ्रांस में प्रबोधन आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो वो था पेरिस। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन फ्रांस का प्रबोधन विचारक था। तो वो थे वोल्टेयर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आप सभी का कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो वो दिए थे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। एक मिनट। तो चलिए अगला सवाल है कि सामाजिक सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया। तो वो दिए थे आपका रूसो, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो एक स्टूडेंट का कमेंट था कि हिंदी में भी बताइए, हिंदी में भी वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो हम पार्ट 1 करवाए थे उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंध लिखा हुआ है, तो इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा ही करके क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी है। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो और हिंदी वाले को भी ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि इंग्लैंड के प्रबोधन विचारक जॉन लॉक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो है प्राकृतिक अधिकार के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है आप सभी का कि इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में किस संस्था की भूमिका प्रमुख रही। तो वो रही संसद की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी। तो वो हुआ था 1688 ईस्वी में। अगला सवाल है आप सभी का कि गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो वो थे जेम्स द्वितीय, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि गौरवपूर्ण क्रांति को गौरवपूर्ण क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शांतिपूर्ण थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में किस शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो वो हुआ था संवैधानिक राजतंत्र का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है आप सभी का, एक मिनट। तो अगला सवाल है कि गौरवपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की शक्ति सीमित करना। राजा, एक मिनट, गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ए नहीं होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आप सभी का कि गौरवपूर्ण क्रांति का यूरोप के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वो पड़ा था संवैधानिक शासन के विचार फैले, ऑप्शन सी। अगला सवाल है प्रबोधन युग का फ्रांसीसी क्रांति से क्या संबंध है। तो इसका संबंध है वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था। तो इसका मुख्य प्रभाव था तर्क और वैज्ञानिक सोच का विकास।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक क्रांति से संबंधित है, तो वो है न्यूटन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक क्रांति ने किस संस्था के प्रभुत्व को चुनौती दी, तो वो है चर्च, ऑप्शन सी। अगला सवाल है इंग्लैंड में प्रबोधन आंदोलन का स्वरूप कैसा था, तो वो था व्यवहारिक और राजनीतिक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किस देश के विचारक ने दिया, तो वो दिए थे इंग्लैंड, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बिल ऑफ राइट किस क्रांति के बाद लागू हुआ, तो वो हुआ था गौड़पूर्ण क्रांति, ये आपको याद रखना है। तो अगला सवाल है आप सभी का कि गौड़पूर्ण क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका कारण था राजा की निरंकुश नीति। अगला सवाल है गौड़पूर्ण क्रांति के बाद वास्तविक सत्ता किसके हाथ में चली गई, तो वो चला गया था संसद के पास। अगला सवाल है आप सभी का कि गौड़पूर्ण क्रांति ने किस सिद्धांत को मजबूत किया, तो वो कहते संवैधानिक शासन को, तो सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन प्रबोधन युग का नारा माना जाता है, तो वो माना जाता है तर्क ही ज्ञान है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रबोधन युग में किस मूल्य पर विशेष बल दिया गया है, तो वो दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि गौड़पूर्ण क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था संसद सर्वोच्च बनी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का सही आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप सभी का गौड़पूर्ण क्रांति ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया, तो वो है आपका फ्रांस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक क्रांति और प्रबोधन युग के बीच क्या संबंध था, तो इसका संबंध था वैज्ञानिक क्रांति ने प्रबोधन को प्रेरित किया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक विचार का आधार बना, तो वो है प्रबोधन युग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया है कि प्रबोधन युग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ इनलाइटमेंट, प्रबोधन युग को इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ इनलाइटमेंट। तो एज ऑफ इनलाइटमेंट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी प्रबोधन युग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रबोधन युग यूरोप के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल था, जो कि मुख्यतः 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। तो इस युग में लोगों ने क्या किया कि परंपराओं, अंधविश्वासों और चर्च के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाना शुरू किया। तर्क, बुद्धि और वैज्ञानिक सोच को ज्ञान का आधार माना गया था। तो इस काल में क्या हुआ कि इस काल में यह विश्वास बढ़ा कि मानव स्वयं अपने जीवन का समाज को सुधार सकता है, स्वयं अपने जीवन और समाज को सुधार सकता है। तो स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार और न्याय जैसे विचार इसी युग की देन है। तो इसी युग में ये सब विकसित हुआ। अगला आगे है आपका कि प्रबोधन युग ने आधुनिक लोकतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रखी है। तो प्रबोधन युग से आपको पूछे कुछ भी तो आपको लिखना है इतना आंसर। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रबोधन आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस प्रबोधन आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो फ्रांस ने निरंकुश राजतंत्र और चर्च की अत्यधिक शक्ति के कारण जनता असंतुष्ट थी। तो फ्रांस में क्या था कि निरंकुश राजतंत्र और चर्च की जो अत्यधिक शक्ति थी, इसके कारण की वजह से जनता असंतुष्ट थी। तो वोल्टेयर ने धार्मिक असहिष्णुता और चर्च के अत्याचारों की आलोचना की। ये नाम आपको लिखना याद रखना है, वोल्टेयर, जबकि अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस पे करवाए थे। तो अगला नाम है आपका मोंटेस्क्यू ने शासन की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटने का सिद्धांत दिया। रूसो ने जनसत्ता और सामाजिक अनुबंधन का विचार प्रस्तुत किया।
तो इन विचारों ने फ्रांसीसी समाज को झकझोर दिया और लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना पैदा की। आगे चलकर इन्हीं विचार ने फ्रांसीसी क्रांति और वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आपको यहीं तक आंसर लिखना है। अभी अगला सवाल है कि फ्रांस के प्रबोधन विचारक में योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो फ्रांस के प्रबोधन विचारकों का योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। उन्होंने निरंकुश शासन और चर्च की आलोचना कर लोगों को जागरूक किया और मानव अधिकार, स्वतंत्रता और समानता को समाज का आधार बताया है। तो इन विचारकों ने यह सिद्धांत सिद्ध किया कि सत्ता का स्रोत जनता है, न कि राजा। तो इन विचारकों ने क्या किया कि इन्हें सिद्ध किया कि सत्ता का स्रोत जनता है, न कि राजा। तो इनके विचारों ने फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति दी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना लिखना है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में प्रबोधन आंदोलन की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि इंग्लैंड का प्रबोधन आंदोलन व्यवहारिक और राजनीतिक दृष्टि से अधिक विकसित था। यहाँ के विचारकों ने सीमित सरकार और कानून के शासन पर बल दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की अवधारणा प्रस्तुत की। तो इंग्लैंड में राजा की शक्तियों को सीमित कर संसद को सर्वोच्च बनाया गया था। इंग्लैंड में किया गया था ये आपको याद रखना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व दिया गया और इन सभी कारणों से इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना लिखना है कि इंग्लैंड में प्रबोधन के बारे में पूछे तो इतना लिखना है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास में प्रबोधन की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे भी इंग्लैंड का ही बात हो रहा है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक प्रणाली का बात हो रहा है। तो इसमें आपको लिखना है कि प्रबोधन विचारों ने इंग्लैंड में यह धारणा मजबूत की कि राजा कानून से ऊपर नहीं हो सकता। संसद को कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार दिया गया था और नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। इससे क्या हुआ कि इससे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई जिसमें राजा शासन करता था लेकिन सत्ता संसद के पास ही होता था। राजा शासन करता था लेकिन सत्ता होता था संसद के पास। तो इस प्रकार प्रबोधन ने इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास को स्थायी आधार प्रदान किया। अभी अगला सवाल है आप सभी का कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इंग्लैंड से रिलेटेड आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो इंग्लैंड से रिलेटेड आपको कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जो कि आपको नहीं भी आता हो, तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको याद रहेगा तो ये सब भी आप लिख करके आ सकते हैं। आप सबको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पीछे कई राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। राजा जेम्स द्वितीय निरंकुश शासन स्थापित करना चाहते थे और संसद की अनदेखा करता था। उसने बिना संसद की अनुमति कर लगाए और सेना का विस्तृत किया। उसकी धार्मिक नीतियों से जनता और चर्च दोनों असंतुष्ट हो गए थे। तो संसद ने राजा की नीतियों का विरोध किया जिससे अंततः गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिस वजह से गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर आप सभी को इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि गौरवपूर्ण क्रांति की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। तो गौरवपूर्ण क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शांतिपूर्ण प्रकृति थी, जिसमें लगभग कोई रक्तपात नहीं हुआ। राजा को हटाकर संसद की सहमति से नया शासक नियुक्त किया गया था और इस क्रांति का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि शासन प्रणाली में सुधार करना ही इसका उद्देश्य था। तो इससे निरंकुशता का अंत और संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। तो ये आपको याद रखना है। गौरवपूर्ण क्रांति की प्रकृति, ये आपको याद रखना है। ये
अभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन हम करवाए भी थे। अगला सवाल है कि गौरवपूर्ण क्रांति के यूरोप के अन्य देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो गौरवपूर्ण क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इसने यह सिद्ध किया कि राजा की शक्ति सीमित की जा सकती है। इससे निरंकुश राजतंत्र के विरोध विचार फैले और संवैधानिक शासन की मांग बढ़ गई थी। तो फ्रांस और अन्य देशों में बाद में होने वाली क्रांतियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मेरे पास टाइम रहता तो हम लेक्चर जरूर लेते यूनिट वाइज करके, ताकि आप सभी को अच्छे से कहानी भी समझ में आता। तो BA 4 सेमेस्टर में तो हो नहीं पाया है उतना, तो BA 5 सेमेस्टर में हम पूरा कोशिश करेंगे कि मेजर और माइनर सबका एक एक यूनिट करवा करके, एक एक चीज़ कहानी पूरा समझा करके अच्छे से आप सबका तैयारी करवा पाए। तो सेमेस्टर 5 में हम पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि गौरवपूर्ण क्रांति को लोकतंत्र के विकास में एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है। तो ये भी आपको जानना है कि गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च संस्था बन गई थी। जैसा कि अभी आप पढ़े, तो राजा की शक्ति को सीमित किया गया था और कानून के शासन और नागरिक अधिकारों को मान्यता मिला। तो इस क्रांति ने आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी। इसीलिए इसे लोकतंत्र के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आप सभी को इतना ही लिखना है। तो हो गया आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो चुका है। माइनर पेपर का जितना भी क्वेश्चन था हम करवा चुके हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप सभी का कमेंट आएगा तो ही हम सुबह में लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस वीडियो में जाकर के, तभी जाकर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सुबह 9 बजे से पहले हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप सभी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी बच गया है वो हम करवा दें। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।